भाग 2 नाव। रामेश्वरम द्वीप पर रहते हुए जब मैं बड़ा हो रहा था, समुद्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसकी ज्वारें, लहरों की थपकियां, पंबन ब्रिज पर से गुजरती ट्रेनों की आवाज, शहर के ऊपर मंडराते पक्षी और हवा में घुला नमक, ये सभी दृश्य और ध्वनियां मेरी बचपन की यादों से हमेशा जुड़ी रहेंगी। हमारे चारों ओर मौजूदगी भर ही नहीं, समुद्र हमारे पड़ोसियों और हमारे लिए आजीविका का स्रोत भी था। लगभग हर घर का किसी न किसी रूप से समुद्र से संबंध था, चाहे वे मछुआरे हों या नाव के मालिक। मेरे पिता भी एक नाव चलाते थे, जो लोगों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच ले जाती थी, जो लगभग 22 किलोमीटर दूर है। मुझे आज भी याद है जब उन्हें ये विचार आया था और हमने वो नाव बनाई थी। रामेश्वरम प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि राम यहाँ रुके थे और सीता को बचाने के लिए लंका की ओर जाते समय पुल बनाया था। रामेश्वरम का मंदिर शिव को समर्पित है और इसमें वो शिवलिंग है जिसे स्वयं सीता ने गढ़ा था। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि राम, लक्ष्मण और सीता लंका से अयोध्या लौटते समय यहाँ रुके थे ताकि शिव की पूजा कर सकें। हमारे शहर में आने वाले लोग तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में धनुषकोडी जाते थे। यहाँ सागर संगम पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। ये संगम बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलने का स्थान है। आज धनुषकोडी सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है और यात्री वहां जाने के लिए वैन का उपयोग करते हैं। लेकिन जब मैं बच्चा था तब वहां जाने का एक अच्छा तरीका नाव से यात्रा करना था। मेरे पिता ने अपनी मामूली आय में बढ़ोतरी करने के लिए नाव का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं समुद्र तट पर इस काम के लिए नाव बनानी शुरू की। लकड़ी और धातु के टुकड़ों से नाव को आकार लेते हुए देखना शायद मेरे लिए इंजीनियरिंग की दुनिया का पहला परिचय था। लकड़ी लाई जाती थी और मेरे चचेरे भाई अहमद जलालुद्दीन मदद के लिए आते थे। हर दिन मैं बेसब्री से इंतजार करता था कि कब मैं उस जगह पहुंच सकूं जहां नाव बन रही थी। लकड़ी के लंबे टुकड़ों को काटकर मनचाहा आकार दिया जाता, सुखाया जाता, चिकना किया जाता और फिर जोड़ा जाता। लकड़ी की आग में तपाकर नाव का तला और बल्क हेड्स तैयार किए जाते। धीरे धीरे नाव का तला, फिर किनारे और फिर पूरा ढांचा हमारी आंखों के सामने आकार लेने लगता। कई साल बाद अपने काम में मैंने सीखा कि रॉकेट और मिसाइल कैसे बनाते हैं। जटिल गणित और वैज्ञानिक शोध उन इंजीनियरिंग चमत्कारों की नींव बने। लेकिन वो नाव जो समुद्र तट पर बन रही थी और तीर्थयात्रियों और मछुआरों को ले जाने वाली थी, कौन कह सकता है कि वो हमारे जीवन में उस समय उतनी ही महत्वपूर्ण या यादगार नहीं थी। नाव बनाने की प्रक्रिया का मेरे ऊपर एक और बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने अहमद जलालुद्दीन को मेरे जीवन में ला दिया। वो मुझसे काफी बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती हो गई। उन्होंने मेरे भीतर सीखने और प्रश्न पूछने की जो जन्मजात इच्छा थी उसे पहचाना और हमेशा मुझे धैर्यपूर्वक सुनते और सलाह देते। उन्हें अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती थी और वो मुझे वैज्ञानिकों और आविष्कारों, साहित्य और चिकित्सा के बारे में बताते। रामेश्वरम की गलियों में या समुद्र किनारे या हमारी नाव के पास उनके साथ चलते हुए मेरे मन में विचार और महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगी थीं। नाव का व्यापार बहुत सफल रहा। मेरे पिता ने कुछ लोगों को इसे चलाने के लिए काम पर रखा और तीर्थयात्री इसका उपयोग कर धनुषकोडी जाते। कई दिन ऐसे होते जब मैं भी भीड़ में घुस जाता और नाविकों के साथ बैठकर रामेश्वरम से धनुषकोडी की यात्रा करता। मैंने राम की कहानियां सुनी, कैसे उन्होंने वानरों की सेना की मदद से लंका तक पुल बनाया, कैसे उन्होंने सीता को वापस लाया और फिर रामेश्वरम आकर रावण वध के प्रायश्चित के लिए पूजा की, कैसे हनुमान को उत्तर भारत से एक बड़ा शिवलिंग लाने को कहा गया, लेकिन जब वे देर बैठे तो सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग गढ़ दिया। ये और ऐसी कई कहानियां अलग अलग भाषाओं और स्वरूपों में मेरे चारों ओर गूंजती रहती, क्योंकि भारत के कोने कोने से आए लोग हमारी नाव का उपयोग करते। भीड़ में एक छोटा बच्चा हमेशा स्वागत योग्य था और कोई ना कोई मुझे अपने जीवन की कहानी और तीर्थयात्रा का कारण बताने को तैयार रहता। और इस तरह साल बीतते गए। मेरा स्कूल, मेरे शिक्षक अहमद जलालुद्दीन और अन्य लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो नाव और उस पर सवार लोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इस प्रकार लहरों और रेत, हंसी और कहानियों के बीच दिन बीतते रहे। फिर एक दिन आपदा आ गई। बंगाल की खाड़ी में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। विशेषकर नवंबर और मई के महीने खतरनाक होते हैं। मुझे अब भी उस भयानक चक्रवात की रात साफ याद है। हवा कई दिनों से तेज हो रही थी, जब तक कि वो एक गरजते तूफान में न बदल गई। वो हमारे कानों में सीटी बजाती, पेड़ों को खींचती और जो भी रास्ते में आता उसे उखाड़ देती। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम पहले ही घर में शरण ले चुके थे। उन दिनों बिजली नहीं थी और लैंटर्न मुश्किल से जल पा रही थी। उस टिमटिमाती अंधेरी रात में हवा के शोर और बारिश की मार के बीच हम सब एक साथ दुबके से बैठे थे
और रात के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। मेरे विचार बार बार खुले समुद्र की ओर चले जाते। क्या कोई वहां फंसा होगा? मां की सांत्वनादायक उपस्थिति के बिना इस तूफान में होना कैसा लगता होगा? अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो हमने चारों ओर अविश्वसनीय तबाही देखी। पेड़, घर, बागान सब उखड़े और बर्बाद हो गए थे। सड़कें पानी और मलबे से ढकी हुई थीं, जो 100 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चली हवाओं के साथ उड़कर आए थे। लेकिन सबसे बुरी खबर वो थी जिसने हमें भीतर तक हिला दिया। हमारी नाव बह गई थी। अब जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पिता को यह पहले से पता था कि ऐसा होगा। अपने जीवन में उन्होंने पहले भी बहुत से तूफान और चक्रवात देखे थे। ये भी उनमें से ही एक था। फिर भी उन्होंने हमें शांत करने की कोशिश की और ये सुनिश्चित किया कि हम बच्चे बिना उनकी चिंता महसूस किए सो जाएं। सुबह की रोशनी में जब मैंने उनके चिंतित चेहरे को देखा तो मैंने अपने विचारों को समेटने की कोशिश की। मेरे मन में ऐसा लगा जैसे मैंने जो कुछ अपने हाथों से बनाया था उसे किसी ने बेरहमी से उठाकर फेंक दिया हो। फिर भी मेरे पिता का धैर्य ही था जिसने हमें इस संकट से उबारा। समय के साथ दूसरी नाव आई और व्यापार फिर से शुरू हुआ। तीर्थयात्री और पर्यटक लौट आए। मंदिर और मस्जिद फिर से श्रद्धालुओं से भर गए और बाजारों में फिर से चहल पहल होने लगी। तूफान और चक्रवात हमें बार बार सताते रहे। मैं तो यहां तक कि उनके बीच सोना भी सीख गया। कई साल बाद 1964 में जब मैं अब रामेश्वरम में नहीं रहता था, एक भयानक चक्रवात आया। इस बार उसने धनुषकोडी के भूमि का एक हिस्सा बहा दिया। उस समय पंबन ब्रिज पर एक ट्रेन थी जो बह गई और उसमें बैठे कई तीर्थयात्री मारे गए। इसने उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना बदल दी और धनुषकोडी एक भूतिया शहर बन गया जो फिर कभी अपने पुराने स्वरूप में नहीं लौटा। आज भी वहां खंडहर खड़े हैं जो 1964 के चक्रवात की याद दिलाते हैं। मेरे पिता ने उस तूफान में एक बार फिर अपनी नाव खो दी। उन्हें फिर से अपना व्यापार खड़ा करना पड़ा। मैं उनके लिए व्यावहारिक रूप से ज्यादा मदद नहीं कर पाया क्योंकि तब तक मैं उस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। लेकिन जब मैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट या पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों को आकार देने के लिए संघर्ष कर रहा था, जब काउंटडाउन और प्रक्षेपण बाधित होते थे और हमारे रॉकेट प्रक्षेपण स्थल थुम्बा और चांदीपुर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे बारिश से भीगते रहते थे, तो मुझे हमेशा वो चेहरा याद आता था जो मैंने उस तूफान के अगले दिन अपने पिता का देखा था। वो प्रकृति की शक्ति को स्वीकार करने का चेहरा था। ये समझने का कि समुद्र किनारे रहकर और उसी से अपनी जीविका चलाकर जीने का क्या अर्थ है। ये समझने का कि कोई बड़ी ऊर्जा और शक्ति है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है, और जीने का एकमात्र तरीका यही है कि अपने संकटों का सामना करें और अपना जीवन फिर से खड़ा करें।